Hello student, my name is Tanveer Ali Zadi and I am Assistant Professor of History in Saint Wilfred PG College. आपको 20 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट है और हम देखेंगे ये 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन ये हैं। एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको वो है गिव रीजंस फॉर राजपूत डिफीट अगेंस्ट टर्क्स, यानी राजपूतों की हार के क्या कारण थे और तुर्कों की विजय के सफलता के क्या कारण थे। अब आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं 7, इसको पहले पेज पे आपको बड़ा बड़ा लिख के आना है। उसके अंदर कहानी कहनी है जो भी है। पहला एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, जो एक कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी राजपूतों की जो तुर्कों से लड़ सके। दूसरी बात है वो है कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी, जो राजपूत समाज था, जो भारतीय समाज था, वो जातियों में बटा हुआ था। तो सिर्फ क्षत्रिय लड़ते थे और कास्ट सिस्टम से भारत को नुकसान पहुंचा। लैक ऑफ यूनिटी अमंग रूलर्स, अब जो भी राजपूत राज्य थे उनमें एकता का अभाव था, वो आपस में लड़ते रहते थे तो वो एक होकर के तुर्कों का सामना नहीं कर सके। जो दिख रहा है चौथा, टर्किश वॉर स्ट्रेटेजी, इसमें टर्किश इसलिए जीते क्योंकि उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, अरबी घोड़े थे। और वो देखिए जो भारतीय राजा है वो हाथी रखते थे सादा, और हाथियों में लगाम नहीं होती है, जबकि घोड़े में लगाम होती है, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। टर्किश वालों के पास रिजर्व आर्मी थी, जो सैनिक थक जाते थे उनकी जगह रिजर्व आर्मी ले लेती थी। ये वेटेज सिस्टम से लड़ते थे भारतीय, एक साथ फौज लगा देते थे, वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। पांचवा जो पॉइंट है वो है फ्यूडल आर्मी ऑफ राजपूत। फ्यूडल आर्मी थी, सामंतों की सेना थी, राजा को ये उधार देते थे सेना। तो जो भी सैनिक होते थे वो फ्यूडल के प्रति वफादार होते थे, राजा के प्रति नहीं होते थे। छठा पॉइंट, ओनली क्षत्रिय कैन फाइट। भारत में ये प्रथा रही है कि सिर्फ क्षत्रिय लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको इसमें ये लिखना है कि जाति प्रथा वो केस सिस्टम जो दिख रहा है आपको ऊपर, उसी को एलोबरेट इसमें करना है। सातवां, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जहाँ से टर्किश रहते थे वो इलाका सर्दी का इलाका था, वो वहाँ के लोग मजबूत थे, तो इसका फर्क पड़ता है। ये पहला क्वेश्चन है आप जो आपको 20 नंबर का है, इसके नोट्स आपको मिल गए होंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी का, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहले हम देखेंगे क्या उद्देश्य थे उसके, क्यों उसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की। इसका पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इनहेंसिंग द इनकम ऑफ स्टेट। वो अपने राज्य की इनकम को बढ़ाना चाहता था। अब इनकम क्यों बढ़ाएगा, वो देखिए आप, दो वजह थी। दूसरा में दिख रहा है आपको रूटिंग आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवोल्ट। बहुत विद्रोह होते थे उस जमाने में, और विद्रोह को दबाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा गुड इकोनॉमी से आता है। मार्केट को कंट्रोल करोगे तभी पैसा आएगा। तीसरा दिख रहा है टू मीट आउट मिलिट्री एक्सपेंसेस। सेना के खर्चे बहुत होते हैं भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत 2 बार जीत लिया। क्यों जीत लिया, क्योंकि आप मिलिट्री को बिठाकर नहीं खिला सकते, आपको उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। तो जो भी सैनिक खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन ने शुरू की। अब आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव के बाद फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो काम ये किया उसने कि जितनी भी वस्तुएं थी उनके प्राइसेस निश्चित कर दिए कि कोई भी मर्चेंट इससे ज्यादा कीमत पे वस्तुएं नहीं खरीदे। फिक्स अप प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स। ऑल मर्चेंट्स शुड बी रजिस्टर्ड इन दीवान रियासत। एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान रियासत होता था, जिसमें व्यापारी अपना रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता था, तो पता चल सके कि कोई बेईमानी कर रहा है तो उनके परिवार वालों को वसूल किया जा सके उससे। थर्ड दिख रहा है ही अपॉइंटेड शहनाई मंडी इन ईच मार्केट। अलाउद्दीन ने तीसरा काम ये किया कि उसने शहनाई मंडी नाम का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया सभी मार्केट्स में। आगे देखते हैं। चौथा काम किया गया, रेज रेवेन्यू डिमांड्स टू 50%। ये बहुत ज्यादा होता है। उसने जो रेवेन्यू डिमांड लोगों से रखा वो 50% था, लगान जिसे कहते हैं आप। पांचवा था स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट, दीवान मुस्तखराज।
ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, एक नया डिपार्टमेंट उसने चला दिया। अब ये सारे काम क्यों कर रहा है वो? ताकि पैसा मिल सके और वो पैसा सैनिकों पे खर्च हो सके। ही एबॉलिश द प्रिविलेजेस ऑफ फुट, मुकद्दम एंड चौधरी, ये तीन लोग दिख रहे हैं आपको, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अधिकार थे बहुत सारे इनके पास, किसी की भी जमीन से लगान ले लेना। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इनके जो विशेषाधिकार थे, प्रिविलेजेस, वो खत्म कर दिए। उसने दो नए कर लगाए, इम्पोज ग्रेजिंग एंड हाउस टैक्सेस। ग्रेजिंग कहते हैं चारागाह कर, और हाउस टैक्स आप जानते हैं क्या है। नंबर 8 जो है, स्टॉप गिफ्ट, पेंशन एंड चैरिटेबल। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी गिफ्ट में जाती थी जमीनें, या पेंशन दी जाती थी, या कुछ दान दक्षिणा दी जाती थी, वो सब इसने बंद करवा दिए। ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी के बाद तुगलक आते हैं। यह है स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, मगर वो सब एक एक करके फेल होती चली गई। क्या क्या स्कीम्स थी और क्यों फेल हो गई, इसकी डिटेल मैं नोट्स में दे चुका हूँ आपको। अब यहाँ इसका सुन लो थोड़ा बहुत। टैक्सेशन इन द दोआब, उसने सबसे पहले दोआब में कर बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वहाँ के पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो रिच थे, वो टैक्स दे सकते थे। मगर जिस साल उसने कर बढ़ाया उसी साल वहाँ पर अकाल पड़ गया, तो ये स्कीम उसको वापस लेनी पड़ी। दूसरी स्कीम क्या थी उसकी, आपको देखना नंबर 2, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी। अब दिल्ली पर मंगोल आक्रमण होते थे। कुछ तो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दिल्ली वालों को सबक सिखाना चाहता था। अलग अलग राइटर्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं। और ये भी इसका जो स्कीम थी वो फेल हो गई। वापस उसने देवगिरी के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। अपने वक्त से बहुत आगे था ये मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसने एक नई चीज शुरू की, इंट्रोडक्शन टू टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी का उसने क्या किया, उसने ये कहा कि भाई सभी तांबे के सिक्के जारी कर दिए, मगर उनकी वैल्यू क्या कर दी, वो चांदी की समझी जाए। ये बड़ी अजीब बात थी उस जमाने में। लोगों के लिए तांबा तांबा था, चांदी चांदी थी। तो जो उसने टोकन करेंसी चलाई वो भी करप्शन के कारण फेल हो गई। फिर उसने प्लान बनाया खुरासान और ईरान को जीतने का। नंबर 4 दिख रहा है आपको, प्लान टू कॉन्कर खुरासान एंड ईरान। वहां झगड़े चल रहे थे उत्तराधिकार के लिए। इसने चढ़ाई की सोची, सेना रखी, मगर वहां उत्तराधिकार का प्रश्न ही टल गया। तो इसको सेना के खर्चे, इसके खर्चे बन गए। इसने उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। एक्सपेडिशन टू कराजल, कराजल का अभियान किया इसने, जो हिमालय के पास में है। ये थोड़ी बहुत सफल हुई, वहाँ के किसान राजी हो गए कर देने के लिए, मगर कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। एक उसने डिपार्टमेंट बनाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीवाने को ही कहते हैं। उसने एक 60 वर्ग मील का टुकड़ा चुना और उस पर एग्रीकल्चर शुरू किया, मगर वो जमीन बंजर निकल गई। तो कुछ किस्मत खराब थी, कुछ इसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थी, कुछ इसके ऑफिसर्स में करप्शन था, इसलिए एक एक करके सारी स्कीम्स फेल हो गई। आगे देखते हैं। नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अब अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसने जो सुलह कुल की नीति अपनाई वो इसकी रिलीजियस पॉलिसी है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। तो आपको सबसे पहले इसके फेसेस बताने हैं, इसके चरण बताने हैं। ये 3 चरण हैं, 1556 टू 1575, 75 टू 82 और 82 टू 1605। ये 3 चरण हैं। जो अर्ली रिफॉर्म्स हैं वो प्रथम चरण में लिखोगे आप। उसमें क्या किया उसने, 1562 में गुलाम जो दास प्रथा थी वो बंद करवा दी। 1563 में उसने एक तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था पहले, वो बंद करवा दिया। 1564 में जजिया कर लगता था हिंदुओं पे, वो उसने माफ कर दिया।
तो ये अर्ली रिफॉर्म्स हैं, ये प्रथम चरण में आप लिखना। सेकंड फेज देखते हैं। दो चीजें उसने शुरू की 1575 और 1582 में। पहले दिख रही है आपको इबादत खाना, ये बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी में ये सभी धर्म के लोगों को बुलाता था, वहां पे उनकी धर्म के बारे में सुनता था। तो टॉलरेंस बेसिकली इसके सेंटर में था, तो इबादत खाना उसने बनाया। दूसरा आपको दिख रहा है मेजरनामा है, ये मेजरनामा एक लेटर था। उससे क्या हुआ कि जो काम पहले उलेमा करते थे शरीयत को डिस्क्राइब करने का, अब वो नहीं करेंगे, उसके स्थान पर करेगा अकबर। शरीयत में क्या चीज मतलब कौन से रूल लगेंगे नहीं लगेंगे, वो डिसाइड पहले उलेमा करते थे, अब वो नहीं करके अकबर को ये काम सौंप दिया गया। उसका एक लेटर बना दिया गया, वो मेजरनामा कहलाता है। जो आखिरी पेज है, थर्ड पेज, 1582 1605, उसने एक नया धर्म शुरू कर दिया, कुछ लोगों का मानना है, उसे दीन इलाही कहते हैं। तो रिलीजियस टॉलरेंस, बेसिक रूल्स थे इसके, मगर ये उसके बीरबल को छोड़ के किसी ने भी इसमें, उसने जबरदस्ती भी नहीं की, बीरबल को छोड़ के कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये उसके 1605 में ही दीन इलाही भी खत्म हो गया। कुछ और रिफॉर्म्स थे उसके, रिलीजियस पॉलिसी के पॉइंट्स हैं ये। फुली रिलीजियस फ्रीडम देता था वो लोगों को, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। उसने हिंदुओं को हायर पोस्टें दी, अपॉइंटेड हिंदू इन हायर पोस्ट। उसने कई सारे हिंदू टेक्स्ट थे, रामायण महाभारत गीतोपदेश, उनका ट्रांसलेशन पर्शियन में कर दिया। जो चौथा पॉइंट दिख रहा है आपको, वो सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल्स इन कोर्ट, अपने दरबार में वो होली मनाता था, दिवाली मनाता था। तो ये जो रिलीजियस टॉलरेंस की उसकी पॉलिसी थी, ये उसकी धार्मिक नीति कहलाती है। 2024 का अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरी नज़र में है तो वो ये है पांचवा। पिछले साल पूछा नहीं गया है 2023 में, और जहांगीर डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। ये जहांगीर की बेगम थी नूरजहां, उसका क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो इसको। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नूरजहां जुनता, जुनता ध्यान रखना, ये सिलेबस में डिस्क्राइब अलग से दे रखा है। डिस्क्राइब नूरजहां रोल इन मुगल पॉलिटिक्स। तो नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी। उसने एक ग्रुप बना लिया 5 लोगों का, उसमें वो स्वयं है, नूरजहां है, और उनके पिताजी का नाम, उनके वालिद साहब थे एतमाउद्दौला, वो है। नूरजहां की माँ असमत बेगम है, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। और नूरजहां का भाई है आसफ खान। और 5वां मेंबर है खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया। तो ये मीनिंग ऑफ नूरजहां जुनता है। तो नूरजहां जुनता का मतलब है अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स। आगे देखते हैं, ये थोड़ा टिपिकल है कि भाई नूरजहां ने पॉलिटिक्स में क्या रोल निभाया। नूरजहां पॉलिटिकल करियर में भी डिवाइडेड into 2 periods. The first from 1611 to 1622, when her father and mother were alive and kept a sovereign influence on her ambitions. During this period, Noor Jahan and the Crown Prince Khurram worked together. अब जो शाहजहां है ना भाई, आप इसको ऐसे समझो, नूरजहां अपने दामाद शहरयार को मुगल बादशाह बनाना चाहती है, जहांगीर चाहता है कि शाहजहां गद्दी पे बैठे। अब दोनों में लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई खुर्रम में और नूरजहां में, तो नूरजहां ग्रुप ही टूट गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड नूरजहां एंड द क्राउन प्रिंस खुर्रम वर्क टुगेदर। द सेकंड पीरियड वाज दैट of 1622 to 1627 AD. Her mother Asmat Begum died in 1621 and her father Atmaud-Dawla died in 1622. तो ग्रुप तो वैसे टूट गया, अत्माउद्दौला मारे देहांत हो गया, असमत बेगम का देहांत हो गया। देयरफॉर नूरजहां प्लान टू पुट शहरयार, जैसे मैंने आपको बताया अभी, शहरयार ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर। हर मदर and father had died by that time and there was nobody else to put a check on her misdirected ambitions.
दिस रिजल्टेड इन द रिवोल्ट ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, तो जो मुगल बादशाह की जो छवि थी ना वो बिगड़ गई। नूरजहां के पॉलिटिक्स में अच्छे असरात भी हुए और बुरे भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6, डिस्कस औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। आप जानते हैं औरंगजेब थोड़ा कट्टर था। उसने क्या किया, औरंगजेब बैन द फेस्टिवल ऑफ नोरोज, एक ईरानी त्यौहार था नोरोज, उसको मनाना बंद कर दिया। इससे पहले बनता था वो दरबार में। दूसरा काम क्या किया, औरंगजेब अपॉइंटेड मुहत्सिब ऑफिसर। मुहत्सिब का ये काम था कि जो लोग शरीयत पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उनकी देखभाल ये करता था कि कोई इस्लामिक रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, उसको नियुक्त कर दिया इसने। ही प्रोहिबिटेड सिंगिंग इन द कोर्ट, गाने बजाने पे प्रतिबंध लगा दिया इसने। औरंगजेब विथड्रॉन द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन, सभी मुगल बादशाह झरोके में बैठ कर अपने दर्शन देते थे, इसने ये गैर इस्लामिक घोषित कर दिया। नंबर 5 आपको दिख रहा है, औरंगजेब बैन द सेरेमनी ऑफ बेगिंग द एम्परर अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर। ये प्रथा चली आ रही थी कि सोने चांदी से बादशाह को तोला जाता था और वो चांदी और सोना गरीबों में बांट दिया जाता था। हो सकता है इसका कारण इकोनॉमिक हो, मगर ये प्रथा भी उसने बंद करवा दी। औरंगजेब लुक्ड अपॉन टेम्पल्स एज द सेंटर्स ऑफ द स्प्रेडिंग रिबेलियस ideas which were not acceptable to the orthodox elements। अब देखिए, औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट करने की आज्ञा दी। वो समझता क्या था कि जो ये मंदिर हैं ये विद्रोह के केंद्र हैं, उसका ऐसा मानना था। तो उसने कहा कि कोई भी नया मंदिर अब नहीं बनेगा। 7वां पॉइंट दिख रहा है आपको, औरंगजेब अगेन इंट्रोड्यूस द जजिया और द पोल टैक्स, इट वॉज एबोलिश बाय अकबर। अभी देखा था अपन ने, अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, इसने वापस उसको शुरू कर दिया। जजिया वो टैक्स वही है जो हिंदुओं पे लगता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह का है, एक सेंट्रल है एक प्रोविंशियल है। पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लिखना होगा आपको, केंद्रीय प्रशासन। जो सुल्तान है वो हेड है। The Sultan was the head of the state and enjoyed unlimited powers in every sphere of state activity। सारे चीज का होलसेल सुल्तान के पास था। उसका डिप्टी होता था नायब, also enjoyed an equivalent position as that of the Sultan। नायब का मतलब ही डिप्टी होता है, वो सुल्तान से नेक्स्ट था। और सबसे प्रमुख जो ऑफिसर था उसे कहते थे वजीर। कभी कभी इसको आगे चलकर वकील भी कहा गया है। तो वजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड हेडेड द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो ये प्रधानमंत्री था और वित्त विभाग ये संभालता था। चौथा आपको दिख रहा है दीवान आरिज। ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एंड इन दैट कैपेसिटी वॉज द कंट्रोलर जनरल ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये जो सैनिक विभाग था उसको देखने वाला दीवान आरिज था। पांचवा दिख रहा है आपको दीवान रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड वाज हेडेड बाय चीफ सदर, इसको देखता था। दीवान इंशा कॉरेस्पॉन्डेंट मिनिस्टर था, वाज द मिनिस्टर हु लुक्ड आफ्टर द लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एन एंड डिफरेंट ऑफिसेज। केंद्रीय के बाद है प्रांतीय। द प्रोविंसेस इन दिस पीरियड वर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स हेडेड बाय शिकदार। ये शिकदार प्रांत में रहता था। द शिक्स, शिक्स का मतलब प्रांत, were further divided into parganas and had different officials, some of which were, कुछ इसमें थे जैसे अमील था, ऑफिसर हु कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। काजी होते थे जो सिविल ऑफिशियल्स होते थे, हु मेंटेन डेवलपमेंट रिकॉर्ड। शिकदार क्रिमिनल ऑफिशियल एंड लॉ मेकर्स था। कोतवाल पुलिस हेड था और फौजदार होता था मिलिट्री ऑफिशियल। ये प्रोविंसेस ऐसे बटे हुए थे। यार किताब में थोड़ा थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा, मगर मेन चीजें यही थी। जो 8वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको वो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था और ये मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन है। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे पहले राजा, द किंग ऑफ द एम्परर was the head of the state। he was the chief executive lawmaker and commander in chief। सब इसके होलसेल में था, एक राजा के। दूसरा था वो वजीर या उसको दीवान भी कहते थे, वो प्राइम मिनिस्टर था।
प्राइम मिनिस्टर वॉज नेक्स्ट टू द एम्परर इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीर बख्शी है, ये पे मास्टर है, तनख्वाह देता था और आर्मी इसके कंट्रोल में रहती थी। सदर सुदूर होता था, he advised the emperor in all religious matters. He looked after religious education, charity, recommended stipends and जागीर to scholar, उलेमा, काजी। तो इसका काम धार्मिक मुद्दों को देखना था। काजी उल कुजात होता था, he was the highest judicial officer of the state, जो न्याय प्रणाली को देखता था। मुहस्सिब मैं आपको बता चुका हूँ, सेंसरशिप ऑफ पब्लिक मॉरल्स। और दरोगा डाक चौकी होता था, इंटेलिजेंस एंड पोस्ट इसके हाथों में होती थी। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी है थोड़ा बहुत। द प्रोविंसेस वर नोन एज सूबा, सूबा कहलाता था वो प्रांत। द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ अ सूबा वाज डेजिग्नेटेड एज सूबेदार और सिपह सालार कहलाता था। जो 9th क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द अर्ली डिफिकल्टीज ऑफ हुमायूं। अकबर का बेटा था ये, और जब ये गद्दी पे बैठा, सॉरी बाबर का बेटा था ये, और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके सामने कई समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी? उसके खुद के भाई, पहला दिख रहा होगा, हुमायूं's own brothers कामरान, अस्करी, हिंदाल created problems for him. They were constantly hatching plots and conspiracies against हुमायूं। वो षड्यंत्र करते रहते थे हुमायूं के खिलाफ, मगर बाबर वसीयत करके गया था हुमायूं को कि अपने भाइयों का ध्यान रखना आप। When Humayun came to the throne, he had to contend with political instability. तो राजनीतिक अस्थिरता थी जब गद्दी पर बैठा हुमायूं। अफगानों की समस्या एक अलग समस्या थी इसके सामने, ये सारी समस्याएं हैं इसकी। द अफगान्स थ्रू क्रश्ड बाय बाबर, बाबर ने हरा दिया था इनको, मगर फिर वो वापस पावरफुल हो गए थे। बट ट्राइंग टू रेज देयर हेड्स एंड रिगेन देयर लॉस्ट टेरिटरी। शेर शाह सूरी was already becoming powerful in बिहार एंड बंगाल। सबसे ज्यादा जो दिक्कत पैदा की हुमायूं के सामने वो शेरशाह सूरी था, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उस वापस वो चला गया, बाद में वापस आ गया था ये। अब देखते हैं आगे। द मुगल आर्मी कंसिस्टेड ऑफ सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज। जो हुमायूं की फौज है उसमें बहुत सारे जातियां हैं। अब बहुत सारी जातियां एक होकर नहीं लड़ पा रही हैं। द टर्क, द uzbeks एंड द मुगल एंड thus had no common bond to unite them। ये एक अलग समस्या थी इसके साथ। अवैध द राजपूत who had not forgotten their defeat at the hands of the Mughals and were waiting for an opportunity to strike back। जो बाबर ने राजपूतों को हराया था, खानवा का युद्ध आपको याद होगा, तो वो वापस पावरफुल हो गए थे और वो हुमायूं को हटाना चाहते थे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो नंबर 10 है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द टॉप 7 अचीवमेंट्स ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। कौन कौन से थे? नंबर 1, उसने एक तुर्कान चहलगानी बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 स्लेव। अपने 40 गुलामों का एक दल बना लिया जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी सहायता करेगा, वो है तुर्कान चहलगानी। दूसरा काम ये हुआ कि एक और गुलाम था यलदोज, डिफीट ऑफ यलदोज, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था इल्तुतमिश, एक और उसका गुलाम था यलदोज, तो उसको हराना जरूरी था। इल्तुतमिश ने उसको हरा दिया। नंबर 3 है द इम्पेंडिंग मंगोल इन्वेजन। मंगोल बार बार हमला करते थे और ये बहुत बड़ी समस्या थी, रही है पूरी दिल्ली सल्तनत के लिए। और इल्तुतमिश के समय चंगेज खान आ गया था और वो बहुत परेशान हो गया था इल्तुतमिश के, उसका क्या करे। अब तो ये समस्या बहुत विकट समस्या थी। ये सिर्फ इल्तुतमिश के साथ ही नहीं था, जितने भी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उन सब के साथ ये समस्या रही। द डिफीट ऑफ कुबाचा। ये कुबाचा कौन है? ये भी एक स्लेव था, गुलाम। मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कई गुलाम थे, यलदोज है, कुबाचा है। अब कुबाचा को भी इल्तुतमिश ने हरा दिया। अब है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल।
जो बंगाल था उसकी जीत इसने की। छठा है फाइट अगेंस्ट हिंदू चीफ्स और इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा, खलीफा से उसने मान्यता प्राप्त कर ली। अब वो खलीफा उस जमाने में सबसे पावरफुल था इस्लामिक किंगडम में, और बिना खलीफा के परमिशन के कुछ नहीं चलता था। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने खलीफा से मान्यता ले ली। तो ये 10 पॉइंट्स आपने देखे, ये 10 क्वेश्चंस हैं, और इन 10 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये 10 क्वेश्चन आपको मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।